Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Insight Scholar Academy. Today we are going to teach you about motion. तो मोशन के लास्ट 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, उसमें हमने बहुत कुछ सीखा है. हमने स्पीड, वेलोसिटी, कल सारे की सारी चीज़ें ये पढ़ी थी, मतलब लास्ट लेक्चर में यही सब चीज़ें पढ़ी थी. अब उसके आगे हम देखते हैं. हमारा लास्ट टॉपिक था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे. और उसके बाद हमारा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. मैंने बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड लगभग सिमिलर होते हैं, मतलब अगर शॉर्ट टाइम के लिए बात करें तो वो दोनों इक्वल होते हैं. उसके बाद हमारा टॉपिक आता है बच्चों एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर चेंज की जाए टाइम के रेस्पेक्ट में तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं. देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब जिस रेट से वेलोसिटी चेंज होती है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन. जैसे मैं ये कहूं कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर थी और 5 सेकंड में उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो ये बोला जाता है एक्सेलरेट करना, मतलब एक्सेलरेशन, उसकी स्पीड को बढ़ा देना. क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है. उसके बाद आता है इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए. ये स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहां से आता है देखते हैं. जैसे हमारा फॉर्मूला है होता है a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज टाइम दैट चेंजेस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. चलिए देखते हैं. हमारा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड. हमें पता है जो वेलोसिटी होती है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, माइनस अगेन इनिशियल वेलोसिटी की यूनिट भी मीटर पर सेकंड और अपॉन में टाइम की यूनिट भी सेकंड. अगर मीटर पर सेकंड में से मीटर पर सेकंड माइनस हो तभी भी मीटर पर सेकंड ही रहता है, क्योंकि ये यूनिट है, ये वैल्यू माइनस नहीं हो रही है, ये बस यूनिट माइनस हो रही है. सेम यूनिट बाहर आ जाती है, या कैसे भी बोल सकते हो कि सेम यूनिट ही माइनस करी अगर जाती है तो सेम ही यूनिट आती है. उसके बाद सेकंड ऐसे ही रहता है, सेकंड की मल्टीप्लाई हो जाती है सेकंड में और ये हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो यहां से हमारी यूनिट बनती है एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर. चलिए देखते हैं नोट में क्या है. इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और अगर उसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होने लगे तो एक्सेलरेशन होता है नेगेटिव. और नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं बच्चों रिटार्डेशन, या बोलते हैं डेक्लेरेशन. या तो रिटार्डेशन बोलते हैं या बोलते हैं डेक्लेरेशन. मतलब अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से 5 सेकंड में 20 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो उसको बोलेंगे हम बच्चों डेक्लेरेशन या रिटार्डेशन. आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा. आगे देखते हैं. हमारा आता है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में क्या है? सेम एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. मतलब यूनिफॉर्म क्या होता है? अगर सेम टाइम में ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी सेम तरह से चेंज हो. व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. देखो पर्टिकुलर डायरेक्शन तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि ये एक्सेलरेशन की बात हो रही है, और एक्सेलरेशन क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों उन सभी में डायरेक्शन मैटर करती है. The acceleration of the body is said to be uniform. अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम टाइम में सेम तरह से बढ़े तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या सेम टाइम से घटे तभी भी उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे 2 सेकंड में स्पीड, मतलब मैं कहूं 2 सेकंड पर स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, फिर 4 सेकंड पर स्पीड चेक की, हो गई 15 किलोमीटर पर आवर, फिर उसके बाद 6 सेकंड पर चेक की, हो गई 20 किलोमीटर पर आवर. देखेंगे चेंज, देखिए स्पीड में चेंज. 2 सेकंड में 10 किलोमीटर पर आवर, टाइम चेंज हुआ 2 सेकंड और फिर से 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड बढ़ गई. फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड और इंक्रीज हो गई. मतलब कि अगर सेम टाइम पीरियड में सेम ही टाइप स्पीड या सेम स्पीड चेंज हो, सेम वेलोसिटी बढ़े या सेम वेलोसिटी घटे, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. उसके बाद आता है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन.
सेम एज इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो। जैसे मैं 2 सेकंड पर बात करूं, मेरी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर थी, उसके बाद मैंने देखा 4 सेकंड पर स्पीड चेक की तो स्पीड हो गई 7 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद मैंने 6 सेकंड पर स्पीड चेक की, मेरी स्पीड फिर से हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यहाँ पर 2 किलोमीटर इंक्रीज हुआ था और यहाँ पर 2 किलोमीटर डिक्रीज हो गया। तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब सेम इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हुई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं बच्चों ग्राफ्स। ग्राफ्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। ग्राफ्स में आता है, सबसे पहला आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो जो डिस्टेंस और टाइम से हमें क्या मिलता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें क्या देता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें देता है स्पीड। तो जो भी ग्राफ हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम ग्राफ, उससे हमें क्या मिलती है, स्पीड। अच्छा, इसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप क्या होता है, मैं ये कहूं अभी जैसे 10th क्लास में अगर कोई स्टूडेंट हो या कोई देखे इसको, 10th में आपको पता चल जाता है कि स्लोप होता है tan थीटा। ये आपको आगे जाके पता चल जाता है। जो होता है हमारा, अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर tan थीटा की बात करें तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर पे क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस, और बेस पर क्या लिखा हुआ है, टाइम। वहीं से हमें क्या मिलता है, स्लोप मिलता है। और वही स्लोप हमें क्या देता है, स्पीड देता है। चलिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में 4 टाइप्स के ग्राफ होंगे। देखिए 1, 2, 3 एंड 4। पहला ग्राफ क्या कहता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बने, एक स्ट्रेट लाइन बने, वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है रेस्ट पर। देखिए यहां भी स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है। जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं होगा, वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूवमेंट कर रहा होगा या यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा। देखिए डिस्टेंस, टाइम, और एक स्ट्रेट पाथ है, लेकिन स्ट्रेट लाइन है, लेकिन कहां से है, ओरिजिन से है। यहाँ ओरिजिन होता है, ओरिजिन से चलना शुरू किया, मतलब कि 2 सेकंड में 2 मीटर चला, एज इट इज वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। 4 सेकंड में इसकी डायरेक्शन, मतलब इसकी जो पोजीशन थी वो 4 हो गई। सेम ऐसे ही 6 सेकंड में इसकी पोजीशन 6 हो गई, 8 सेकंड में इसकी पोजीशन 8 हो गई। अगर देखा जाए तो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ये कवर कर रहा है। देखिए 2 सेकंड में 4, 4 सेकंड में 4, 6 सेकंड में 6 मीटर, 8 सेकंड में 1 मीटर। तो जितना है ये सारा का सारा इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। इस ऑब्जेक्ट की स्पीड बोली जाएगी यूनिफॉर्म स्पीड, या इसका ग्राफ बोला जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ। आगे देखते हैं, हमारा 2 ग्राफ बनते हैं, कर्व इस तरह से और एक कर्व इस तरह से। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, अगर इस कर्व को देखा जाए तो यहां पर इसने टाइम तो ज्यादा लिया लेकिन डिस्टेंस कम ट्रेवल किया। यहां देखा जाए तो टाइम कुछ कम लिया, डिस्टेंस फिर से कम, मतलब कम ही ट्रेवल किया। अगर मैं यहां पर इसकी मतलब कंपेयर करूं इसका, तो देखिए आप, इसने टाइम कम लिया लेकिन डिस्टेंस ज्यादा कवर किया। ऐसे ही अगर मैं यहां देखूं तो इसने टाइम फिर से कम लिया और डिस्टेंस ज्यादा कवर किया। तो ऐसा ग्राफ होता है बच्चों इंक्रीजिंग स्पीड ग्राफ। जो ग्राफ आपके 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स और एक वाई, जो वाई की तरफ ज्यादा झुके वो होता है इंक्रीजिंग स्पीड ग्राफ, जो एक्स की तरफ ज्यादा झुके वो होता है डिक्रीजिंग स्पीड ग्राफ। 2 टाइप के ग्राफ होते हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग स्पीड ग्राफ जो होगा वो वाई एक्सिस के अलोंग ज्यादा ट्रेवल करेगा, और जो डिक्रीजिंग स्पीड ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग ज्यादा ट्रेवल करेगा। ये एक्स एक्सिस होता है आपका, ये वाई एक्सिस होता है। देखें अगर ये वाई की तरफ ज्यादा चल रहा है और इसको अगर देखा जाए तो ये एक्स की तरफ ज्यादा चल रहा है। ये वाई की तरफ तो चल रहा है लेकिन कम चल रहा है, एक्स की तरफ ज्यादा चल रहा है। सेम ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कोई भी
डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। स्पीड टाइम ग्राफ से हमें, सॉरी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है, स्पीड मिलती है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। हमारा ऑब्जेक्ट सेम ऐसे ही रेस्ट पर है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल इसका ग्राफ होगा। सेम ऐसे ही हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से जाएगी और एक स्लोप बनाएगी। मैंने बताया था ना, स्लोप होती है tan थीटा, वही बात है। आगे देखते हैं, फिर ऐसे ही इंक्रीजिंग वेलोसिटी सेम एज डिक्रीजिंग वेलोसिटी। ये किसके अलोंग ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, वाई एक्सिस के। ये किसके अलोंग ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, एक्स एक्सिस के। आगे आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, अगर याद हो आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें देता है एक्सेलरेशन। ये कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है। देखिए इसमें जो एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ बनता है वो रेस्ट का नहीं होता, वो होता है बच्चों कांस्टेंट स्पीड का। कांस्टेंट स्पीड से क्या मतलब है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 हो सकता है अगर वो ट्रेवल कर रहा है तभी भी, अगर वो मोशन कर रहा है तब भी। वो कंडीशन कब होती है, जब वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करे। जैसे किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 4 सेकंड पर 20 किलोमीटर पर आवर थी, फिर 6 सेकंड पर चेक की तो भी 20 किलोमीटर पर आवर थी, फिर 8 सेकंड पर चेक की तो भी 20 किलोमीटर पर आवर थी। तो अगर मैं इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालूं, मतलब ए निकालूं, तो होता है v माइनस यू अपॉन टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या 20, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20, फाइनल वेलोसिटी थी 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी भी 20, और अपॉन में हमारा टाइम कितना लगा 4 से 8, मतलब के 4 सेकंड। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, जबकि ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है। तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनती है, वो भी किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। आई होप सभी को समझ आया होगा इतना। अभी आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब अब एक्सेलरेशन जो है ना इंक्रीज हो रहा है एक कांस्टेंट स्पीड से, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। जैसे मतलब कांस्टेंट टाइम में एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमने जैसे अभी पढ़ा था कि सेम टाइम में सेम एक्सेलरेशन इंक्रीज हो। जैसे 2 सेकंड में एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर 4 सेकंड में एक्सेलरेशन हो जाए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेम ऐसे ही इंक्रीज होता चला जाए तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है भाई। जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है वो कैसा होता है, कर्वीलिनियर पाथ होता है। देखो ये कर्व्ड लाइन। सेम ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म से क्या मतलब है कि अलग अलग टाइम में अलग अलग एक्सेलरेशन इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। देखिए यहां पर है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का ग्राफ जो है वो ओरिजिन से नहीं बनता, वो ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। देखिए सब ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ है, ये अकेला ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ है। इसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे होती है क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी घटती है, यहाँ वेलोसिटी बढ़ती नहीं है, यहाँ वेलोसिटी घटती है। जैसे मैं आपको कहूं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रहा है, या कोई बाइक है वो हम मतलब बाइक चलाई जा रही है, बाइक में ब्रेक लगाए गए, ब्रेक लगाने के बाद वो रेस्ट पर आ गई, रुक गई जाकर। जब वो रुकेगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब 0 होगी तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो घटेगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो रेस्ट पर आई है चल के। तो वो होता है रिटार्डेशन। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, उल्टा बनता है। अच्छा एक ग्राफ और होता है, वो होता है जिगजैग। कहीं स्पीड बढ़ी फिर रिटार्डेशन हुआ, फिर एक्सेलरेशन हुआ, फिर रिटार्डेशन हुआ, फिर एक्सेलरेशन हुआ, फिर रेस्ट पर आ गए, तो इसको बोलते हैं जिगजैग। ये भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, आई होप सभी को दिख रहा होगा। आगे देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी 2 मेथड से हम करने वाले, एक अलजेब्रिक मेथड और एक होता है ग्राफिकल मेथड। अलजेब्रिक मेथड में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होती हैं, सभी को याद होनी चाहिए। पहली होती है v इक्वल टू
यू प्लस ए टी। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसको हम प्रूफ करेंगे अभी। वी नो दैट ए इक्वल टू होता है बच्चों v माइनस यू अपॉन टी, या मैं लिख सकता हूं एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोल सकते हो आप डायरेक्ट ऐसे ही, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें 1 की इधर t की इधर, तो ये हो जाएगा at इक्वल टू v माइनस यू। अगर हम यहां से देखें u यहां पर नेगेटिव है, हम इसकी साइड अगर चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा at प्लस यू इक्वल टू v, या मैं इसको लिख सकता हूं v इक्वल टू यू प्लस at। बच्चों यही होती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है भाई, समझ में आया? फिर से देख लेते हैं। वी नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 की हो जाएगी v में माइनस यू, ऐसे ही रहेगा। 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो सेम एज इट इज ऐसे ही रहता है। a की मल्टीप्लाई t में हो जाएगी तो ये हो जाएगा at। उसके बाद हम देखेंगे at यहाँ पर यूं है, हमें क्या चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ और सिर्फ v की। याद रखना होता है कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाते हैं। तो हमारा u इधर आ जाएगा, आने के बाद ये प्लस हो जाएगा और हम इसको रिकंसिडर कर सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आगे देखते हैं बच्चों सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो होती है बच्चों s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है भाई, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगती है। अब याद करो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज एवरेज वेलोसिटी। मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूं s अपॉन टी, लिख सकता हूं भाई। और दूसरा मैंने फॉर्मूला लिखवाया था एवरेज वेलोसिटी का, वो लिखवाया था v प्लस यू अपॉन टू। इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशन से देखेंगे तो यहां भी एवरेज वेलोसिटी है, यहां पर भी एवरेज वेलोसिटी है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, दोनों को इक्वल लिख सकता हूं, s अपॉन टी इक्वल टू v प्लस यू अपॉन टू। टू की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो हो जाएगा 2s इक्वल टू टी इन ब्रैकेट v प्लस यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, t इधर चला जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। अब अगर हम देखें, हमारे पास s की वैल्यू है, g हमें बिल्कुल चाहिए, 2 हमारे पास है, 2 भी हमें चाहिए, बिल्कुल चाहिए। हमारे पास t भी है, हमें चाहिए। हमारे पास a नहीं है और v हमें नहीं चाहिए। तो हम, मैंने बताया आपको, हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज रखते हैं। हमारे पास क्या एक्स्ट्रा है? v है। वी नो दैट, अभी हमने पढ़ा है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या पढ़ा है बच्चों? v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। 2s इक्वल टू हमारी वैल्यूज थी 2s इक्वल टू t इन ब्रैकेट v प्लस u। देखिए 2s इक्वल टू t इन ब्रैकेट v प्लस u। अब हम v की जगह पर पुट कर देंगे u प्लस ए टी। 2s इक्वल टू आ जाएगा t इन ब्रैकेट u प्लस ए टी प्लस u। यहां से वैल्यू आ जाएगी 2s इक्वल टू t इन ब्रैकेट u और u 2u प्लस ए टी। मल्टीप्लाई करेंगे 2s इक्वल टू आ जाएगा 2tu प्लस
ए टी स्क्वायर, टी की टी में मल्टीप्लाई होगी तो ए टी स्क्वायर। टू इधर हमें नहीं चाहिए, हम देखेंगे वैल्यू हमें किसकी चाहिए, केवल एस की। तो टू कहाँ जाएगा, टू डिवाइड में चला जाएगा, एस इक्वल टू आ जाएगा टू, इसको लिख सकते हैं हम यू टी अपॉन टू प्लस ए टी स्क्वायर, पूरे के अपॉन में टू है। इस पूरे को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों एस इक्वल टू टू यू टी अपॉन टू प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू। टू से टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा एस इक्वल टू यू टी प्लस, अच्छा हाफ हम बाहर ले सकते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर। आई थिंक यही हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। ठीक है भाई, देखेंगे जरा एक बार फिर से देखेंगे क्या क्या हमने, हमारे पास वैल्यू थी, हमें निकालनी है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मैं उसको लिख सकता हूं एस अपॉन टी। और हमने कल एक और वैल्यू पढ़ी थी एवरेज वेलोसिटी की, क्या थी बच्चों, वी प्लस यू अपॉन टू। अच्छा याद रखना, किसी भी डेरिवेशन को करते हुए, ये डेरिवेशन ही है, छोटी डेरिवेशन है बट ये डेरिवेशन है, किसी भी डेरिवेशन को या किसी भी इक्वेशन को करते हुए आपको इनिशियल पॉइंट्स याद रखने हैं। इनिशियल याद रखोगे तो डेरिवेशन खुद हो जाएगी। जैसे स्टार्टिंग कहां से है वो इनिशियल है, एंड पॉइंट खुद आ जाएगा, आप इनिशियल याद रखो। इनिशियल क्या था, एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी दोनों के फॉर्मूले हमने लिखे, एस अपॉन टी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी सेम एज एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टू। अगर हम दोनों को देखें, यही ये भी एवरेज वेलोसिटी है, ये भी एवरेज वेलोसिटी है, तो हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 कंसीडर करके। यहाँ आ गया एस अपॉन टी इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टू। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई की, टू की मल्टीप्लाई एस में हो गई, टी की मल्टीप्लाई वी प्लस यू में हो गई। वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा हमने ये क्यों रखा, मैंने उसकी वैल्यू, उसका रीजन दिया था आपको। रीजन क्या था बच्चों, हमारे पास क्या वैल्यू एक्स्ट्रा है, देखेंगे हमारे पास v एक्स्ट्रा है, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। तो v की कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू हम लाएंगे जिसमें a भी आता हो। तो हमने देखा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन की थी, देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वहां से हमारी वैल्यू आ जाती है v की वैल्यू रख के u प्लस ए टी प्लस यू, u और u दोनों सेम है, ऐड हो गए 2u प्लस ए टी ऐसे ही रहा, t की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हो जाएगा 2tu प्लस ए टी और t हो गए टी स्क्वायर। 2 चला जाएगा डिवाइड में, क्योंकि इधर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ s की। देखिए हमारी इक्वेशन कहती है कि इधर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ और सिर्फ s की, s के साथ में कुछ नहीं होना चाहिए। तो s इक्वल टू आ जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। दोनों के अपॉन में 2 अलग अलग लिख लेंगे, इसके अपॉन में अलग और इसके अपॉन में अलग। तो 2ut अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। तो हमारी फाइनल वैल्यू आती है s इक्वल टू यू टी प्लस, इस 2 को बाहर लेके हाफ कर लेते हैं, ए टी स्क्वायर, और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। आगे हमारी आती है वैल्यू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है भाई, क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा हमने अभी जो वैल्यू निकाली थी, हम एक वैल्यू उठा लेते हैं यहां से, चाहे डायरेक्ट वैल्यू आप उठा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे इसको दोबारा करना चाहो दोबारा कर लेते हैं। अच्छा हमने अभी किया है तो हम एवरेज वेलोसिटी फिर से लिख लेते हैं ऐसे ही, एस अपॉन टी इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टू। अच्छा इतना तो आप लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले, मैंने थोड़ा कम कर दिया। तो हमारी वैल्यू आ गई 2s इक्वल टू टी इंटू वी प्लस यू। अच्छा देखिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें 2 भी चाहिए, बिल्कुल 2 चाहिए, s है अपने पास, बिल्कुल s भी है अपने पास, हमारे पास v प्लस, अच्छा v और u दोनों में चाहिए, अभी चाहिए, अभी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास t एक्स्ट्रा है, वही मैंने अभी बात बताई कि जो एक्स्ट्रा है उसी को रख दो बस। हमने पढ़ा है, हम जानते हैं वी नो दैट a इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। मैं यहां से वैल्यू निकालूं, ए टी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, v माइनस यू, और t इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, और t की जगह ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1,
इक्वेशन 1 क्या है बच्चों हमारी? इक्वेशन 1 है 2s इक्वल टू टी इन ब्रैकेट, 2s इक्वल टू टी इन ब्रैकेट v प्लस u। अब t की वैल्यू हम रखेंगे तो आ जाएगा 2s इक्वल टू t की वैल्यू क्या थी? v माइनस यू अपॉन a, और यहाँ आ जाएगा v प्लस u। इसको मैं a को बाहर ले सकता हूँ तो यह आ जाएगा 2s इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू बचेगा v माइनस यू और v प्लस u। We all know that a square minus b square is equals to a plus b and a minus b। सेम फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे हम, v प्लस यू, v माइनस यू इज इक्वल्स टू आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। a कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये आ जाएगा 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू इधर माइनस का है, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा v स्क्वायर। अब इसको अगर हम रिचेंज कर लें तो v स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as, और यही होती है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है। आप प्रैक्टिस करेंगे, एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर हो जाएगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, तो ये आपकी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन थी अलजेब्रिक मेथड से। देखिए लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अलजेब्रिक मेथड। ठीक है भाई, चलिए आई होप यहां तक सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए भाई आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अच्छा, ग्राफिकल मेथड में कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जैसे हमने वैल्यूज लिखी हुई है। वैल्यू ऑफ ओडी इज यू, यू इज इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, वैल्यू ऑफ एसी या ओ ए ले लो पहले। ओ ए इक्वल टू, देखो ओ ए और बी डी दोनों ही इक्वल हैं, इसको बोलेंगे टी, और टी डिनोट्स टाइम। अगर देखें ए सी, अच्छा ये पूरी वैल्यू यहां से यहां तक की, तो ये वैल्यू है बच्चों वी की, और वी क्या है बच्चों? फाइनल वेलोसिटी, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं, हमें पहली इक्वेशन करनी है जो हमारी क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलिए याद रखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, मैंने बताया था आपको, याद हो अगर, कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका अगर स्लोप निकालें, क्या निकालें? स्लोप निकालें, तो उससे हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। याद करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैंने आपको बताया था, अभी देखेंगे जरा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैंने बताया था कि स्लोप होता है, किसी भी ग्राफ में मैंने बताया था स्लोप होता है tan थीटा। याद करें tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो उससे हमें क्या मिला था? यहां पर मिली थी स्पीड, सेम ऐसे ही यहां पर मिलेगी वेलोसिटी, और अगर मैं यहां निकालूं तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। और अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं जो आपका चल रहा है, ये ग्राफ अगर देखें तो ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ देगा हमें एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू एक्सेलरेशन। अगर इसकी वेलोसिटी मतलब इसकी स्लोप की बात करें तो स्लोप यहां बनी हुई है, इसका परपेंडिकुलर ये है बी टू सी, और इसके बेस क्या है बच्चों? इसका बेस है बी टू डी, परपेंडिकुलर है बी टू सी और बेस है बी टू डी। तो ए इक्वल टू आ जाएगा बी सी अपॉन बी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है बी सी। अगर मैं बी सी की वैल्यू देखूं तो मुझे कहीं भी बी सी की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो बी सी की बात करते हैं पहले। बी सी जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, मतलब अगर मैं माइनस कर दूं वैल्यू ए सी में से, पूरा ए सी है, और ए सी में से वैल्यू माइनस कर दूं ए बी की, इसकी माइनस कर दूं
ए बी की, तो मुझे मिल जाएगा क्या, बी सी मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये ए बी के इक्वल भी है, ओ डी और ए बी दोनों के इक्वल क्या है, यू है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी सी की जगह पर ए सी माइनस ए बी अपॉन बी डी। और ए सी की वैल्यू अगर हम देखें, ए सी की वैल्यू क्या है बच्चों, वी है। ए सी की वैल्यू क्या है, वी है, और ए बी की वैल्यू क्या है, यू है। तो ए इक्वल टू यहाँ से अगर मैं वैल्यू कंसिडर करता हूँ, आ जाएगा v माइनस यू अपॉन बी डी। बी डी कितना है, टाइम है, बी डी डिनोट्स टाइम। आगे देखते हैं इसमें, ए इक्वल टू आया है v माइनस यू अपॉन टी, ए टी इक्वल टू आ जाएगा v माइनस यू, v इक्वल टू आ जाएगा u प्लस ए टी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आई थिंक इतना तो इसमें सभी को समझ आ गया होगा कि कैलकुलेशन में क्या है। बस प्रॉब्लम क्या है, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ग्राफिकल मेथड की है। मेथड समझ जाएंगे, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। दूसरा हमारा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। कुछ वैल्यूज हमें याद ही रखनी है, वही सेम वैल्यूज। क्या क्या है हमारे पास, ए बी इक्वल टू है ओ डी और इसके पूरे के इक्वल है यू, ओ ए इक्वल है बी डी और इस पूरे के इक्वल है टी, और ए सी इक्वल है वी के। ये वैल्यूज आपको हर बार चाहिए, इनको याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एस। एस इज डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कहां से मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है बच्चों एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं ग्राफ के एरिया की बात करूं, तो पूरे ग्राफ को अगर मैं देखूं, मेरे पास दो शेप बने हुए हैं, ओ ए बी डी इज अ रेक्टेंगल, और मैं दूसरे शेप की बात करूं तो डी बी सी इज अ ट्राइंगल। देख लेंगे, अलग अलग कलर यूज कर लेते हैं। डी बी सी इज अ ट्राइंगल और ओ ए बी डी इज अ रेक्टेंगल। दो शेप है बने हुए, दोनों शेप से चलेंगे। एरिया अंडर द ग्राफ के लिए हमें दोनों शेप चाहिए। एस इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और रेक्टेंगल क्या है हमारा, ओ ए बी डी, और ट्राइंगल क्या है हमारा, डी बी सी। चलिए लिखते हैं वैल्यू। एस इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आई होप सभी को पता होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ क्या है इसकी, ओ ए, इंटू विड्थ क्या है इसकी, ए बी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ये ट्राइंगल कैसा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री पर बना हुआ है। तो इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस, बेस क्या है बी डी, इंटू हाइट, हाइट क्या है बी सी। देखते हैं एस इक्वल टू ओ ए, ओ ए की वैल्यू अपने पास में है, ओ ए इक्वल टू है टी, इंटू ए बी की वैल्यू भी अपने पास में है यू, प्लस हाफ इंटू बी डी की वैल्यू भी अपने पास में है टी, इंटू सेम ऐसे ही बी सी, फिर से वही कंडीशन में आ गया। इसकी वैल्यू नहीं है, अभी हमने क्या निकाली थी, इसकी वैल्यू निकाली थी हमने ए सी माइनस ए बी। तो इस पूरे की जगह पर क्या रख देंगे, ए सी माइनस ए बी, ठीक है भाई। एस इक्वल टू आ जाएगा यू टी प्लस हाफ टी ए सी की वैल्यू कहां पर है, वी माइनस ए बी की वैल्यू क्या है, यू। चलिए अगर हम देखें, हमारे पास कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं, जैसे हमारे पास v एक्स्ट्रा है और हमें क्या चाहिए, a चाहिए। फिर से बाकी सारी चीजें सही है, यू टी भी है, हाफ भी है, टी भी है, लेकिन v माइनस यू एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हमें पता है फिर से a इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। यहां से मैं अगर v माइनस यू की वैल्यू निकालना चाहूं तो v माइनस यू इक्वल टू आ जाएगा ए टी। तो सेम एज इट इज v माइनस यू की जगह पुट कर देंगे ए टी, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ
हाफ टी और था हमारे पास v माइनस यू, तो एस इक्वल टू आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ऑफ टी इंटू वी माइनस यू की जगह आ जाएगा ए टी, तो एस इक्वल टू आ जाएगा यू टी प्लस हाफ टी की टी में मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा टी स्क्वायर हाफ ए टी स्क्वायर। ये होती है आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आगे देखते हैं भाई, सेम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वही वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एस, मतलब हमें चाहिए एरिया अंडर द ग्राफ। क्या चाहिए, एरिया अंडर द ग्राफ, उससे हमें क्या मिलेगा एस। तो एस इक्वल टू, अगर मैं एरिया की बात करूं तो ये पूरा एक ट्रेपेजियम है, देखिए AODC is a trapezium. Area of trapezium AODC देखेंगे, AODC is a trapezium। तो ट्रेपेजियम का एरिया आई होप आता होगा सभी को। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ ऑफ हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अच्छा, हाइट की अगर मैं बात करूं, इसमें हाइट क्या है, हाइट है OA और पैरेलल साइड्स क्या है AC प्लस OD, AC प्लस OD। सेम ऐसे ही हम वैल्यूज लिख लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यूज थी, क्या थी वैल्यूज, AB इक्वल टू OD, चलो दोबारा से लिख लेते हैं। वैल्यूज थी हमारी AB इक्वल टू OD और AB किसके इक्वल है, U के। सेम ऐसे ही OA इक्वल टू है BD के और वो है T के इक्वल। सेम ऐसे ही AC इक्वल है V। वैल्यू पुट कर लेते हैं, S इक्वल टू आ जाएगा हाफ ऑफ OA। OA की वैल्यू क्या है, OA की जगह पर है T इंटू AC, AC की जगह पर क्या है V और OD की जगह पर क्या है प्लस में U। तो S इक्वल टू आ गया हाफ ऑफ T इंटू वी प्लस यू। ये सेम इक्वेशन अपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में यहां से की हुई है, देखेंगे ये आ जाएगा 2s इक्वल टू टी इंटू वी प्लस यू। अभी हमने थर्ड इक्वेशन में क्या किया था, हमने थर्ड इक्वेशन में क्या था, देखिए आया था 2s इक्वल टू टी इंटू वी प्लस यू। यहां से आगे की सारी वैल्यूज बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, जैसे यहां किया था वैसे ही आगे करना है, तो ये आप खुद करेंगे। आगे आपका टॉपिक आता है बच्चों, यहां पर आपके इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट हो गई। आगे टॉपिक आता है आपका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, इफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर कोर्स और सर्कुलर पाथ बोल सकते हैं या कर्व पाथ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, विद अ कांस्टेंट स्पीड, दिस साइड इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मतलब कि अगर कोई बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से किसी सर्कुलर पाथ पर या कर्व पाथ पर मोशन करे तो उसके मोशन को क्या कहते हैं बच्चों, सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन, अच्छा इसमें जो आपने बोला, मतलब अभी लिखा हमने पढ़ा कि क्या है, कांस्टेंट स्पीड है। अगर स्पीड कांस्टेंट ना हो, मैंने पहले ही बताया था, तो ये कर्व पाथ को छोड़ के इस तरह से बाहर निकल जाएगी, ये कर्व पाथ पर नहीं चलेंगी, ये अपनी पोजीशन छोड़कर बाहर निकल जाएंगे इस तरह से। लेकिन इसको कर्व पाथ पर चलना है, सर्कुलर पाथ पर चलना है, तो इसकी स्पीड कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी जरूरी है। ठीक है, आगे है नोट, इन सच अ मोशन द स्पीड में रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट बट द वेलोसिटी, ठीक है, टेंजेंट वेरियस एट ईच पॉइंट ऑफ मोशन, दस इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो एक्सेलरेट होता रहता है। ठीक है, टेंजेंटियल होती है, मतलब कि एक टेंजेंट बनाती है। टेंजेंट क्या होता है कि एक सर्कल से टेंजेंट बनकर बाहर निकल जाती है इस तरह से। ठीक है, तो ये टेंजेंट बनाती है, बाहर नहीं निकलना है, सिर्फ किस पर चलना है, सर्कल के अंदर चलना है। तो अंदर चलने के लिए इसकी जो स्पीड है वो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, सर्कुलर मोशन इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन में टी। सीधा ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इसमें इससे ज्यादा आपका कुछ नहीं आता।
इस पर एक न्यूमेरिकल आता है बस। वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड टी इज टाइम। तो आपके टॉपिक यहीं फिनिश हो गए। ठीक है भाई, आपका चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। इसमें कुछ क्वेश्चन हम ऐड कर देंगे, पीपीटी डाल देंगे आपके लिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। इस लेक्चर में इतना ही, चैप्टर आपका फिनिश हो गया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।